रिलायंस का O2C बिजनेस, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जहां पर हम कंपेयर करेंगे रिलायंस के इस पेट्रोकेमिकल बिजनेस को विद सम ऑफ द बिगेस्ट ऑयल जायंट्स इन द वर्ल्ड। जहां पर हम कंपेयर करने वाले हैं रिलायंस को विद BP, दैट इज ब्रिटिश पेट्रोलियम, शेल एंड एक्सॉन मोबिल। ये बहुत ही इंसाइटफुल कंपैरिजन है, जहां पर आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये पता चलेगा कि क्या डिफरेंसेस है ये सारे कंपनीज में, उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटीज कैसी है, वो किस लेवल के रेवेन्यूज बना पा रहे हैं एंड उनका बिजनेस मॉडल किस तरह से फंक्शन कर रहा है करंटली। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर कंपेयर करने वाले हैं कि ये चारों कंपनीज की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि ये एक मेट्रिक है जहां से हमें सप्लाई पता चलता है कि कंपनी कितना कर सकती है इन द मार्केट। तो यहां पर सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ब्रिटिश पेट्रोलियम से, दैट इज BP की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है दैट इज 3 मिलियन बैरल्स पर डे। वहीं अगर मैं शेल को इससे कंपेयर करूं तो शेल की कैपेसिटी ज्यादा है, शेल की कैपेसिटी इज एट 4 to 5 मिलियन बैरल्स पर डे। वहीं एक्सॉन मोबिल विच इज अनदर ऑयल जायंट कंपनी, उनकी कैपेसिटी है लगभग 4.54 मिलियन बैरल्स पर डे। इनके कंपैरिजन में रिलायंस की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है करंटली वो काफी कम है, दैट इज एट 1.24 मिलियन बैरल्स पर डे। अब हम नेक्स्ट कंपेयर करेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स के उनके जो रेवेन्यूज है उनको यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। इसको मैंने फॉर ईज ऑफ कंपैरिजन मैंने सारे नंबर्स को, सारे ऑयल जायंट्स के जो नंबर्स है उनको मैंने रुपीस क्रोर्स में, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले अगर हमें देखना है कि जो रेवेन्यूज है BP के वो कितने हैं, तो TTM रेवेन्यूज BP के 19 लाख करोड़ रहे हैं, जबकि शेल के रेवेन्यूज 30 लाख करोड़ रहे। ऑब्वियसली उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो भी ज्यादा है। एक्सॉन मोबिल के जो रेवेन्यूज है वो 31.84 लाख करोड़ रहे हैं, विच इज क्लोज टू द रेवेन्यू बाय शेल। इसी वजह से उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी भी सिमिलर लेवल्स पर है, जबकि रिलायंस के रेवेन्यूज फ्रॉम द O2C बिजनेस इज 6 लाख करोड़। अब यहाँ पर O2C बिजनेस की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें सारी चीजें आती है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल रिफाइन होता है तो उससे निकलते हैं फ्यूल्स विच इंक्लूड्स पेट्रोल, डीजल एंड ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूल। उसके अलावा कुछ केमिकल्स भी बनते हैं, कुछ पेट्रोकेमिकल्स आते हैं जो आगे की प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं। अभी हर एक कंपनी का आउटलुक इस पर अलग होता है। रिलायंस ने जो इंटीग्रेशन किया है उनके पेट्रोकेमिकल बिजनेस का वो काफ़ी डीप है, यानी जो भी बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं इस रिफाइनिंग प्रोसेस से उनको वो आगे भी प्रोसेस करते हैं ताकि एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वो बना सके, इस पर वो बेटर मार्जिन भी बना पाते। तो यही डिफरेंस हमें इसमें समझना है कि बाकी सारे ऑयल कंपनीज भी सिमिलर बिजनेस मॉडल रख रहे हैं या फिर वो कुछ अलग रख रहे हैं कंपेयर टू रिलायंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप BP का मार्केट कैप है समवेयर अराउंड 8 लाख करोड़। वहीं शेल का मार्केट कैप है 16.24 लाख करोड़। एक्सॉन मोबिल का मार्केट कैप है 33 लाख करोड़। एक्सॉन मोबिल का जो शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो लास्ट 1 ईयर में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 15 से 20% से इंक्रीज एक्सॉन मोबिल के शेयर प्राइस में लास्ट 1 ईयर में ही दिखी है। उनके कुछ ऑपरेशंस में इंप्रूवमेंट यहाँ पर बहुत सारी हुई है, उनके जो डाउनस्ट्रीम रेवेन्यूज है वो भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से उनका मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हुआ है। हालांकि ये तीनों कंपनीज जो है वो काफ़ी लोअर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर ऑपरेट करते हैं। ये सारे कंपनीज अराउंड 4 to 5 के PE रेशियो पर करंटली ऑपरेट करते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल की, कि क्या सारे कंपनी सिर्फ फ्यूल प्रोसेस करके ही छोड़ देते हैं या फिर वो आगे पेट्रोकेमिकल्स में भी है या फिर रिन्यूएबल्स में भी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें BP की, तो BP के जो रेवेन्यूज है उसमें से 77% रेवेन्यू उनका एक सेगमेंट का है जिसका नाम वो कहते हैं कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इस सेगमेंट में उनका जो फ्यूल का रिटेल बिजनेस है वो भी आता है, EV चार्जिंग का बिजनेस आता है, लुब्रिकेंट्स का बिजनेस आता है, बायो एनर्जी का बिजनेस आता है। ये सारे 77% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज कंस्टिट्यूट करते हैं। एंड 21% रेवेन्यू जो है वो अपस्ट्रीम एक्टिविटीज से आता है, जैसे नेचुरल गैस प्रोडक्शन। अभी फ्यूल के प्रोडक्शन में अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बेसिकली मींस अपस्ट्रीम इज एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल, यानी आपके पास अगर कोई ऑयल रिजर्व है जिसके ऊपर आपका राइट है टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल और नेचुरल गैस, तो उसके प्रोडक्शन से आने वाला रेवेन्यू को हम कहते हैं अपस्ट्रीम रेवेन्यू या फिर अपस्ट्रीम प्रोसेस। एंड डाउनस्ट्रीम कंस्टिट्यूट्स कि एक बार आपके पास वो क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस मिल गया तो उसको प्रोसेस करने का जो सारा प्रोडक्शन है जिसको क्रैकिंग कहते हैं, तो वो हो गया डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज। तो अपस्ट्रीम रेवेन्यू जो है BP का वो समवेयर अराउंड 21% है ऑफ द टोटल रेवेन्यूज। वहीं जहां आप अगर हम शेल की बात करें तो शेल के केस में 48% जो रेवेन्यू है वो फ्यूल रिलेटेड प्रोडक्ट से आता है,
30% रेवेन्यू जो है कंपनी का वो पेट्रोकेमिकल से आता है, एंड जो बैलेंस 20% का जो रेवेन्यू है वो लगभग उनका रिन्यूएबल से आता है। सो रिन्यूएबल्स के जो बिजनेस में उनका ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा दिखा है इन द लास्ट TTM बिजनेस ईयर। सो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पिवट यहाँ पर शेल देख रहा है कि वो रिन्यूएबल्स पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। उनके ऑनशोर ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स है, सोलर प्रोजेक्ट्स है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स पर वो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वही अगर हम एक्सॉन मोबिल की बात करें तो डाउन स्ट्रीम रेवेन्यू इनका 83% है ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो ये एक काफ़ी मेजर पोर्शन का सिर्फ डाउन स्ट्रीम एक्सप्लोरेशन से ही आ रहा है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से ही आ रहा है। केमिकल्स जो है दैट इज ओनली 9% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू। सो केमिकल्स से जो वैल्यू मिक्स है वो काफ़ी कम है यहाँ पर। अब रिलायंस की जहाँ तक बात आती है तो ये कंपनी पेट्रोकेमिकल्स एंड फ्यूल्स का ब्रेकअप यहाँ पर देती नहीं है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हालांकि वो देते हैं, बट वी नो इट फॉर श्योर कि फ्यूल के जो बिजनेस है उसमें EBITDA मार्जिन काफ़ी कम है। पेट्रोकेमिकल्स एक वैल्यू एडेड बिजनेस है तो यहाँ पर मार्जिन हमेशा ज़्यादा रहेंगे, बट द कंपनी डज नॉट डिस्क्लोज द वैल्यू मिक्स फॉर दिस, इसलिए हमारे पास वो डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब लास्ट में हम बात करते हैं मार्जिन्स की, कि मार्जिन्स किस तरह से शेप हो रहे हैं। इसमें हमने कंपैरिजन किया है लास्ट TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के EBITDA मार्जिन्स को भी किया है एंड उसके एक साल पहले के मार्जिन्स को भी किया, बिकॉज करंटली जो मार्जिन्स है वो ज़्यादा ही दिखेंगे बिकॉज क्रूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो अगर हम BP की बात करें, ब्रिटिश पेट्रोलियम की बात करें, तो उनका TTM EBITDA मार्जिन जो है दैट इज फॉर करंट ईयर करंट ईयर 22, तो वो रहा अराउंड 17%। सो काफ़ी ज़्यादा फायदा कंपनी को हुआ बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइस इंक्रीज। वहीं उनका एक साल पहले का EBITDA था लगभग 6.65%। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बड़ी जंप यहाँ पर आई है इन द EBITDA लेवल्स। सिमिलर इज द केस विथ both the other companies, that is Shell and ExxonMobil। Shell का जो EBITDA मार्जिन है फॉर TTM नंबर दैट इज 16.55, जबकि उसके पहले के एक साल के लिए ये था 8.52%। ExxonMobil के केस में भी अराउंड 16% तक का मार्जिन उन्होंने किया है एज पर द TTM नंबर्स, जबकि 2021 में इनका मार्जिन था अराउंड 10.93%। अब हम कंपेयर करेंगे इनको रिलायंस से। रिलायंस का जो FY23 के नंबर्स है फॉर देयर O2C बिजनेस, वहाँ पर EBITDA मार्जिन उनका लगभग था 11.84%, जबकि FY22 का मार्जिन था अराउंड 11.22%। सो रिलायंस का मार्जिन क्यों नहीं बढ़ा? बाकी सारे ऑयल जायंट्स के जो मार्जिन है वो यहाँ पर बढ़े हैं। तो इसका एक रीज़न तो यही है कि गवर्नमेंट का विंडफॉल टैक्स, गवर्नमेंट ने जब विंडफॉल टैक्स पिछले साल लगा दिया था उसके बाद ये एक बहुत बड़ा हैम्परिंग फैक्टर था रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी पे, बिकॉज रिलायंस जो है बेसिकली बिफोर द विंडफॉल टैक्स रिलायंस बेसिकली क्या कर रहा था कि वो एक चीपर रेट्स पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम रशिया। दे आर प्रोसेसिंग द क्रूड ऑयल एंड जो भी आउटपुट था उसको वो एक्सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज एक्सपोर्ट में उनको बेटर प्राइसेस मिल रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया, यानी अगर रिलायंस जैसी कंपनी एक्सपोर्ट करने वाली होगी तो उनको एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर पे करनी होगी, जिसने डायरेक्ट हिट लिया रिलायंस के प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पर। सो यही एक रीजन था कि रिलायंस का जो O2C बिजनेस है उसमें EBITDA मार्जिन उनका कम रहा कंपेयर टू सम ऑफ द ऑयल जायंट्स। सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो, जहां पर हमने कंपेयर किया है रिलायंस को विद सम ऑफ द ऑयल जायंट्स इन द वर्ल्ड। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे कि ऑयल का जो मार्केट है, ऑयल प्रोसेसिंग होगा या फिर ऑयल टू केमिकल्स होगा, पेट्रोकेमिकल्स का जो मार्केट है, कौन रिन्यूएबल पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, कौन रिन्यूएबल्स में अब तक नहीं पहुंचा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से पता चली होगी। अगर आपको डिटेल में रिलायंस के O2C बिजनेस को जानना है देन डू चेकआउट स्टॉकोमीटर प्लस, जहां पर हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है ऑफ रिलायंस O2C बिजनेस। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।